Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently. Hi, this is Ranjit. I'm a certified KPI practitioner from Australian Institute and recently done a psychometric assessment program, Jigsaw Discovery Tool from United Kingdom, and I've completed my Neurolinguistic Program certification, Master Practitioner Program from USA Market. Today we have called one of the most distinguished guests, who is a doctor. Previously we used to call HR professionals, marketeers and different people. आज हमने डॉक्टर को इसलिए दावत दी है क्योंकि जो बीमारी के मसले मसाइल इतने बढ़ चुके हैं, पता ही नहीं चल रहा किस डॉक्टर के पास जाएं। ये भी नहीं पता चल रहा कि डॉक्टर साहब ने प्रिस्क्रिप्शन लिखी है, दवाइयाँ लिखी हैं, उस पर 12 किस्म की जो दवाई लिखी हुई है, कौन सी मेरी सेहत के हिसाब से ठीक है या कौन सी ऐसी दवाई है जो मुझे खामखा दी गई है। इसमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का क्या रोल है, गवर्नमेंट का क्या रोल है, या फिर ये क्यों ऐसा एक बड़ा पेंडोरा बॉक्स खोला गया है। हम जब पड़ोसी मुल्क को देखते हैं, उनके बड़े ज़बरदस्त किस्म के प्रोग्राम हैं और एक बड़ी पावरफुल वीडियो जो मैंने अपने रिसेंट टाइम में देखी, सत्यमेव जयते, उसमें आमिर खान ने भी बड़ा हाईलाइट किया और डॉक्टर्स ने बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूट भी किया। उसको मद्देनज़र रखते हुए आज हमने एक टॉपिक लेकर आए कि टाइप्स ऑफ मेडिसिन्स क्या होते हैं, मेडिसिन्स को चेक कैसे किया जाए और इसके बैकग्राउंड में जाके इसकी थोड़ी सी क्या रिसर्च करनी चाहिए। अगर आप थोड़े पढ़े लिखे हैं, गूगल करें, किसी अच्छे डॉक्टर से आप बात करें और उसको समझने और जांचने के लिए आज हमने जिसको दावत दी है, उनका नाम है डॉक्टर अविनाश पुंछी साहब। डॉक्टर अविनाश, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ द रंजीत कुमार शो। और आज हम आपसे जो बातें करेंगे वो फार्मा के हवाले से, मेडिसिन के हवाले से होंगी। हम तमाम लोगों को ये बताना चाहेंगे वो किस तरह से होती हैं और उन मेडिसिन का कैसे इस्तेमाल किया जाए, जो प्रिस्क्रिप्शन लिखी गई है हमारे लिए कितनी मुनासिब है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप तमाम हमारे सुनने वालों को अपना तारुफ कराएं। आप कौन हैं जी, आप क्या काम करते हैं, क्या आपने मेडिकल फील्ड में जो तमगे हासिल किए हैं उसके बारे में ज़रूर बताइए, ताकि ऑडियंस को पता लगे हम किसी जो है वो जूनियर डॉक्टर को नहीं बल्कि एक वन ऑफ द मोस्ट क्वालिफाइड डॉक्टर को सुन रहे हैं। उसके बाद हम फिर सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। ओवर टू यू अविनाश साहब। Thank you, Ranjit, for calling me here. Myself, Dr. Avinash Punchi. I have done FCPS medicine and MRCP London. After that, I did my second fellowship in FCPS rheumatology from Pakistan Institute of Medical Sciences, Islamabad. I was trained. After that, I am practicing as a rheumatologist within Karachi, and multiple. I am practicing in multiple institutes. After that, I would like to say that majority of people doesn't know what is rheumatologist. Right? Still, बिल्कुल there is a. तो हम आपसे जानना चाहेंगे रोमेटोलॉजी क्या होती है और ये फील्ड इतनी बड़ी यूनिक है और नीश फील्ड है, आपने इसका कैसे इंतखाब किया? बेसिकली हमारे जहन में ये होता है कि कोई भी जोड़ों का मसला है तो उसके लिए हमारे पास एक ही जहन में मेजॉरिटी ऑफ पीपल को एक ही सवाल, एक ही चीज़ आती है कि उसका जो मॉलेज है वो आर्थोपेडिक होता है। ट्रस्ट में, जब मुझे कोई दर्द हुआ मैंने भी यही सोचा था, मैं डॉक्टर विनेश को कॉल घुमाई, उससे कहीं मेरा मसला ही नहीं है। बिल्कुल, इसमें ये है कि मैं थोड़ी सी नॉलेज ऐड करूँगा। ये है कि आर्थोपेडिक बेसिकली दे आर ट्रेंड, उनकी पहले 2 साल की जो ट्रेनिंग होती है वो सर्जरी की होती है, ठीक है। उसके बाद 3 साल की स्पेशलाइज ट्रेनिंग आर्थोपेडिक सर्जरी की होती है, और उसके बाद वो आगे अगर फेलोशिप करनी होती है तो कुछ लोग स्पाइन में चले जाते हैं, कुछ लोग नी रिप्लेसमेंट में, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरीज की स्पेशलाइजेशन करते हैं। वो बेसिकली सर्जरी रिलेटेड फील्ड है। कोई हड्डी टूटी हुई है, कोई जोड़ ख़राब है तो प्लेटिंग करनी है, वायरिंग करनी है, या कोई जोड़ ट्रांसप्लांट करना है। रोमेटोलॉजी बेसिकली एक ऐसी फील्ड है जो मेडिसिन से रिलेटेड है। इसमें ये होता है कि पहली जो फेलोशिप होती है, पहली ट्रेनिंग होती है मेडिसिन की होती है, उसके बाद ये जो है सुपरा स्पेशलिटी है, इसमें जो है दूसरी ट्रेनिंग जो है रोमेटोलॉजी की होती है। इसमें ये होता है कि हम जिस्म में तमाम तर वो बीमारियां देखते हैं जिसमें क़ुव्वत मुदाफ़त का नेगेटिव या मनफी असर होता है, जैसे हम ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं उसे, जैसे जोड़ों का सूजना, जैसे घंटियाँ कहते हैं, या जोड़ों का टेढ़ा होना। ठीक है, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट, दवाई के रास्ते उसका इलाज करना क्या है, जैसे कमर के मोरों में घंटिया की बीमारी जिसे एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस कहते हैं, या चुंबल की वजह से जोड़ों में अकड़ा आना, सोजिश आना, जैसे हम सोरियाटिक आर्थराइटिस कहते हैं, या जोड़ों में रगड़पन जैसे हम कहते हैं कि बोन ऑन बोन विद एज डीजनरेटिव चेंज। और वो जो मैंने देखा है, जो हमारे जिम ट्रेनर हैं
वो कभी-कभी जिम का ट्रेनिंग कराते-कराते वो कहते हैं कि मेरी हड्डियों से ना टड़क-टड़क की आवाज़ आ रही है। ये टड़क-टड़क की आवाज़ क्या है? ये भी ऐसी आपके ज़मरे में आती है रिमेटोलॉजी के अंदर? बेसिकली टड़क-टड़क की जो आवाज़ आप कह रहे हैं, ये इसकी जो है ना काफ़ी रीज़न्स होती हैं। ओल्ड एज में जो होता है कड़क-कड़क की आवाज़ आने का सबसे ज़्यादा रीज़न ये होता है कि व्हेन बोन सरफेसेस ग्लाइड ओवर ईच अदर, तो उसमें जो है आवाज़ आती है। उसको हम अपनी मेडिकल साइंस में क्रेपिटस कहते हैं। कुछ लोगों के नक्कल्स को ऐसे फ्लेक्स करने से आवाज़ें आती है, जैसे वैसे कर। इसका रीज़न ये होता है कि जहाँ पे भी 2 हड्डियाँ मिलती हैं वहाँ जोड़ बनता है। उस जोड़ के बीच में ग्रीज़ होता है। बिल्कुल सही। ठीक है। जब आप इन उँगलियों पे ओवर फ्लेक्शन या ओवर ज़ोर डालते हैं तो उन ग्रीज़ में जो है नाइट्रोजन बबल्स होते हैं। यस। ये जब बबल्स बर्स्ट होते हैं तब ये आवाज़ें आती हैं। तो इसका रीज़न ये होता है। और कुछ मैंने कहा हड्डियाँ-वड्डियाँ ख़राब हो गई हमारी। आजकल हम जिम कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि सुबह में जाएँ, शाम में हड्डियाँ हाथ में ले आएँ। नहीं, ऐसे तो नहीं है। जिम के बहुत मल्टीपल फ़ायदे हुए हैं इसमें। सो डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि सवालात का सिलसिला आपसे शुरू करते हैं और सवालात, सबसे पहला सवाल है, व्हाट आर टाइप्स ऑफ मेडिसिन्स? मैं चाहूँगा कि जो आपकी फील्ड में दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं वो क्या हैं, और दवाइयों की इकसाम उसी फील्ड के हवाले से बताइएगा। फिर हम 2-3 और फील्ड पे भी हम आपसे ज़रूर ज़िक्र करेंगे। ओवर टू यू। Thank you, Ranjit. This is very important topic, and I'm glad that I am talking over this topic कि दवाइयों के मुख्तलिफ अक़साम होते हैं, जिसमें सबसे पहले दवाइयाँ जो होती हैं जिसे हम कहते हैं पेटेंट या जिसे इनोवेटर स्पेक्स कहते हैं, जिसको आम ज़बान में रिसर्च मेडिसिन भी कहा जाता है। सही। उसके बाद वो दवाइयाँ होती हैं जिसे आप कहें कि ब्रांडेड जेनरिक दवाइयाँ। ब्रांडेड जेनरिक दवाइयाँ मतलब कि उन रिसर्च दवाइयों के ऐसी दवाइयाँ जिन पे ब्रांड नेम लगा के उनका जो है मार्केट किया जाए उसको कुछ कम दाम में। तीसरी दवाइयाँ वो होती हैं जिनमें सिर्फ केमिकल नेम्स लिखे होते हैं, भाई उनमें कोई ब्रांड नेम नहीं होता, बिल्कुल सही। तो जिसे हम जेनरिक कहते हैं, वो काफ़ी हद तक सस्ती होती हैं। बिल्कुल सही। तो ये 3 अक़साम होते हैं। उसके बाद इन तीनों के जो तीनों एग्जाम आपने बताए आपने, क्या तीनों का यूटिलाइजेशन, फॉर एग्जांपल मैंने दवाई जो ली वो जेनेरिक ली, और या फिर नेक्स्ट टाइम कभी मैं ब्रांडेड दवाई लेता हूँ, क्या दोनों के इस्तेमाल में या दोनों के इम्पैक्ट और रिजल्ट में कोई डिफरेंस है, या सिर्फ ये इनके टाइप्स हैं जो हम कंफ्यूज हुए हुए हैं? देखिए, पेटेंट दवाई जो है एक जो है ना स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर से और बड़ी कंपनियों से आफ्टर रिसर्च तैयार होके आती है। सही। ठीक है, उस पे एक प्रोसीजर होता है और फ्रॉम ट्रायल टू अप्रूवल, ठीक है, मुख्तलिफ मरहलों से 3 से 4 मरहलों से गुजर के फिर वो आखिर में जो है जो कंपनी इन्वेंट करती है उस पे जो है काफ़ी हद तक रिसर्च लेबॉर्ट्री में जो है उसका पैसा खर्च होता है। उसके बाद उसकी कास्ट बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है और उनके रिज़ल्ट्स काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा बेहतर होते हैं और उनमें लोगों को, मुआलिज को और जो है पेशेंट्स को यूज़ करने में काफ़ी कॉन्फिडेंस हो। बिल्कुल सही। इसको हम पेटेंट कहते हैं या रिसर्च मेडिसिन कहते हैं। जो जेनरिक मेडिसिन्स होती हैं उनमें भी असर ज़रूर होता है। उनकी भी बायो इक्विवेलेंस या बायो अवेलेबिलिटी जिसे कहें कि जो दवाई का खून के अंदर एक्टिव फार्म होता है वो भी थोड़ा कम होता है। जैसे आप समझें कि जैसे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंडेक्स एफडीएस जो होते हैं वो एफडीए की तरफ से 90 to 102 तक होते हैं, बिल्कुल सही। तो उसका थोड़ा कम होता है लेकिन असर ज़रूर होता है प्रोवाइडेड वो कंपनी स्टैंडर्ड हो। तो जेनरिक मेडिसिन जो WHO गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को प्रैक्टिस कर रही हैं उनकी बनाई हुई जो जितने भी SOPs पे हैं, जैसे मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं जो काफ़ी हम जो भी जेनरिक का कारोबार कर रहा है या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ है उसको कुछ चीज़ें ज़रूर देखनी होती है कि डिसोल्यूशन क्या है, इम्प्योरिटी क्या है, स्टेबिलिटी क्या है, या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंडेक्स क्या है, या बायो अवेलेबिलिटी या एक्विवेलेंस कितनी है। बिल्कुल सही। तो अगर किसी ने प्लांट भी विज़िट किया है और FDA से अप्रूव्ड है तो दे आर वेरी गुड टू यूज़, एंड इवन दोज कंपनीज हु आर सेलिंग द ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन्स, ठीक है, जो ब्रांडेड करें उनका भी एक जो है ना जेनरिक का साइड में एक ज़रूर कारोबार होता है। जैसे पाकिस्तान में काफ़ी कंपनीज हैं या इंडिया में सिप्ला है, एजेंटा है, स्रिल है, उनके जो है अपने जेनरिक के जो है साइड में प्रोडक्ट्स काफ़ी होते हैं। हमारे पास ब्रूक्स के प्रोडक्ट होते हैं काफ़ी, तो वो भी जेनरिक में काम कर। अगर मैं आपसे कहूँ कि जेनेरिक और पैटेंट्स, इनके इम्पैक्ट और रिजल्ट पे कोई डिफरेंस है या नहीं, इसको थोड़ा आसानी से बता दें। देखिए रंजीत, ये बहुत अच्छा सवाल है। इसमें कोई हेड टू हेड ट्रायल या इतनी रिसर्च तो नहीं हुई।
बेसिकली जेनरिक दवाइयाँ कुछ जैसे आप समझें कि जनरल प्रैक्टिशनर प्रैक्टिस करते हैं या गली मोहल्ले में चलाते हैं या कुछ सरकारी अस्पताल में भी आती हैं, लेकिन बड़े पैमाने पे अनफॉर्चुनेटली इनको जो है दम मार्केटेड नहीं किया गया, बड़ी अस्पतालों में जो है नहीं दिया गया। बिल्कुल सही। लेकिन आज भी आप अगर किसी अस्पताल में जाएं, इमरजेंसी में किसी को दर्द का टीका लगाना हो तो वो जेनरिक डाइक्लोरान ही लगता है, यस यस, ठीक है, वो इफ़ेक्टिव होता है, वेरी इफेक्टिव। ठीक है। तो काफ़ी दूसरी दवाइयाँ भी हैं जो जेनरिक आती हैं, इफ़ेक्टिव होती हैं। तो इसमें कोई बड़े पैमाने पे स्टडी तो नहीं है, रिसर्च तो नहीं हुई, बिल्कुल सही। लेकिन जेनरिक मेडिसिन्स आर इफ़ेक्टिव इफ़ दे आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द गुड कंपनी हु इज़ फॉलोइंग द एसओपीज़। एसओपीज। थैंक यू वेरी मच। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम मज़ीद आपसे सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। वो यहीं से शुरू करेंगे और हम चाहेंगे कि आपके इस पूरे सेगमेंट से लोगों को दवाई खरीदने की, दवाई की समझ हो और जो पर्चा भर दिया गया है उसमें कौन से पेटेंट जो है मेडिसिन है, कौन सी जेनेरिक मेडिसिन हैं और इनके इस्तेमाल से आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट होगा, ये तमाम चीज़ें जानने के लिए हम आपसे मज़ीद सवालात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently.